जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फटाफट। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि आपके क्लर्क के एग्ज़ाम में, आर्मी क्लर्क की मैं बात कर रहा हूँ, उस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। उस जगह जगह से मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाँट के लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही, है ना। चलिए, इसके पहले भी मैं आपको आर्मी क्लर्क के लिए एक वीडियो बनाया था कॉमन एरर का ही, उसे ज़रूर देखना और उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगे तो जरूर से शेयर करो, वीडियो अच्छा लगे तो चाहे वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ क्योंकि पहले 6 क्वेश्चन मैं पहले ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ इसके पहले वाला वीडियो में, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन है ही हैज़ जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे मैं आपको ही की बात कर रहा हूँ। ये ही है क्या? ये जो ही है ना, ये ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है जो कि हैज है। हैज का मतलब सिंगुलर वर्ब। अब कहिए सर हैज सिंगुलर वर्ब कैसे होता है ना। चलिए, सबसे पहले होता है हैव होता है। हैव जो है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैव के बाद आता है हैज। हैड जो ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। किसका? तो हैव का। वर्ब का हैज का थर्ड फॉर्म भी हैड होता है और फोर्थ फॉर्म होगा हैविंग होता है एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा हैज हो जाएगा, है ना। ये हो गया थर्ड फॉर्म हो गया, ये फोर्थ फॉर्म हो गया एंड ये फिफ्थ हो गया। और फिफ्थ फॉर्म को कहते हैं वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर बेस, सिंगुलर वर्ब, है ना। यानी कि ही के साथ हैज बिल्कुल सही है। जस्ट लगा हुआ है, जस्ट का मतलब अभी, है ना। रिटर्न हुआ है, रिटर्न यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, हैव के बाद, हैज के बाद और हैड के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा जो कि है, बिल्कुल सही है। लेकिन रिटर्न के बाद बैक दे दिया है। रिटर्न का मतलब होता है लौटना और बैक का मतलब भी होता है लौटना। तो एक ही सेंटेंस में दो दो लौटना आपको नहीं लगता गलत है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल गलत है। तो आप इस सेंस में आप किसको यहां से रिमूव करिएगा, किसको यहां से डिलीट करिएगा। अगर आप यहां से रिटर्न को हटाते हैं तो भी सही है, अगर आप यहां से बैक को हटाते हैं तो भी सही है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है ना। कंडीशन क्या लगा हुआ है कि यहाँ पे हैज लगा हुआ है, हैज के बाद तो हमें वर्ब चाहिए, है ना। और यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, बैक के बाद तो फ्रॉम लगता नहीं है ना, है ना। यानी कि यहाँ पर रिटर्न के बाद फ्रॉम ही लगेगा, इसीलिए आपको यहाँ से बैक को रिमूव करना पड़ेगा। यानी कि बैक का यूज यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया, यानी कि अनावश्यक हो गया, है ना। यानी कि यहाँ पे बैक को आपको हटाना होगा, यानी कि पार्ट बी में आपका एरर है। यानी कि रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता है, आपको बस ये समझना है क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। देयर वाज अ फाइट। एक झगड़ा हो गया, एक झड़प हो गया, है ना। अमंग द टू ब्रदर्स। कितने भाइयों में? तो दो भाइयों में, है ना। क्या हो गया? तो झगड़ा हो गया, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं देयर के बारे में। THERE। देयर को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? अब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं ना अपने बारे में, मैं ये हूँ वो हूँ वगैरह वगैरह बोलते हैं ना। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट या तो आप देयर का यूज करते हैं या तो आप इट का यूज करते हैं ना। तो देयर के बाद आने वाला जो एक्चुअली वर्ब होता है ना, उसकी डिसाइड जो है ना देयर खुद नहीं करता है, तो कौन करता है? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देयर के बाद इज का भी यूज होता है और देयर के बाद जो है आर का भी यूज होता है, लेकिन इसकी डिसाइड जो है वो देयर नहीं करता है ना। अब देखिए, देयर के बाद अगर ये इज आर एम, अगर यहां पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर देयर, अगर हमारे देयर वाले सेंटेंस में सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में किसको प्रीफर करेंगे? इज को प्रीफर करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उस सेंटेंस में किसको प्रीफर करेंगे? तो आर को, ठीक है। यानी कि देयर वाज अ फाइट। अ फाइट का मतलब एक झड़प, एक झगड़ा, एक विवाद हुआ, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अमंग लगा हुआ है।
अमंग का मतलब क्या होता है? बीच में, मगर कितनों के बीच में? अब मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है बिटवीन होता है और एक होता है अमंग होता है। बिटवीन का प्रयोग जो है, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, यानी कि दो व्यक्ति, दो वस्तु या फिर दो जानवर के लिए किया जाता है। ये तो दो के लिए है ना, तो दो से ज्यादा के लिए किसका होगा? तो दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज होता है। दो से ज्यादा के लिए किसका यूज होगा? अमंग का, यानी कि अमंग का यूज दो से ज्यादा, यानी कि मोर देन 2 पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए अमंग का यूज किया जाता है। अभी आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे कितने भाई हैं? दो भाई है ना, दो भाई के लिए किसका यूज करिएगा? 2 ब्रदर्स का मतलब दो भाई ना, दो भाई के लिए किसका यूज करिएगा? अमंग या बिटवीन? तो बिटवीन को ना, यानी कि आपको यहाँ पे एरर करना होगा। एरर हमारा क्या है? तो अमंग है। अमंग को काट करके क्या करना होगा? यहाँ पे आपको करना होगा बिटवीन, यानी कि हमारा पार्ट बी में एरर था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आर्मी एग्जाम में यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं और यहां से कहां से आपको वो फंसाने की कोशिश करते हैं और वहां पे जाके आप फंसते भी हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं आप, सच मायने में अगर बताया जाए। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर नहीं होता है। आज मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको लगे कि मुझे नहीं आता है ना, तो नोट कर लो, लिख लो, बढ़िया से नोट कर लो, समझ लो। अगर आपको दिक्कत है वीडियो को दोबारा देखो, तीबारा देखो, पर बढ़िया से उसको नोट कर लो। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे ईच वन ऑफ लगा हुआ है ना, तो मैं आपको इसकी पूरी कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, है ना। चलिए बने रहिएगा। ईच वन, उसके बाद हो गया एवरीवन, उसके बाद हो गया आइदर, नाइदर। ठीक है, चलिए वन ऑफ पी यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो रख नहीं सकते, रख ही देता हूं यार, वन ऑफ, है ना। यहाँ पे ऑफ मैंने नहीं लिखा ना, ओके कोई बात नहीं। चलिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आप यहाँ पे फंसते ही फंसते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना। चलिए आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ है, ठीक है जी, वन ऑफ है। इनके बाद सबसे पहले मैं आपको दो तरीका बता रहा हूं, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दो तरीका मैं बता रहा हूं। इनके बाद सबसे पहले द लगाएंगे। द को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल, है ना। द को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल, लेकिन द तब लगेगा जब इनके बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा, है ना। यानी कि द तो तब लगेगा ना जब इनके बाद कोई नाउन होगा, है ना। चलिए, लेकिन इनके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है ना। कैसा होता है? तो प्लुरल होता है, यानी कि इनके बाद आने वाला नाउन प्लुरल काउंटेबल नाउन होता है। ये CN का मतलब है काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है जी। चलिए, और उस प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है ना। ये तो इसका फर्स्ट यूज हुआ। इनके बाद इसका सेकंड यूज, इनका सेकंड यूज ये हुआ। इनके बाद अब प्लुरल प्रोनाउन का, अगर इनके बाद प्रोनाउन आएगा तो उसका बिहेव कैसा होगा, वो किस कंडीशन में होगा, वो किस अवस्था में होगा, है ना। इनके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी हमारा प्लुरल ही होगा। और प्रोनाउन इनके बाद सिर्फ 3 ही आ सकता है, अदरवाइज जो भी आएगा वो नाउन ही होगा। वो 3 प्रोनाउन प्लुरल कौन से है? या तो वो अस होगा, या तो वो यू होगा, या तो वो देम होगा, THEM। कहिएगा सर ये प्रोनाउन थोड़े हैं, ये तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका जो ये पार्ट है ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है ना। यानी कि ये जो है अस किसका ऑब्जेक्ट है? तो वी का। वी हमारा क्या है? वी हमारा प्लुरल है ना, प्लुरल प्रोनाउन है ना। किसका? तो आई का। ये यू है, यू में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, ये सिंगुलर है या प्लुरल है ना। चलिए, तो यू भी हमारा यहाँ पे
ऑब्जेक्ट केस में है, और देम क्या है, देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस है ना। क्यों लगा ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है ना। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, वो कॉमन ये है कि इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो हमेशा सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर नोट कर लेना। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब कहां से क्वेश्चन आएंगे वो देखिएगा। सबसे पहला एग्जाम में अगर आपको एरर करता होगा ना, यहां से द को हटाता होगा, यहां से द को मिसिंग कर लेगा और आप फंस जाइएगा। अगर यहाँ पे द सही है ना, यहाँ पे सिंगुलर नाउन को रखेगा और वहां पे भी आप जा करके एरर करिएगा। अगर ये सब भी ओके है ना तो यहाँ पे करेगा, यहाँ पे जाके प्लूरल नाउन रख देगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर इसके बाद जो है सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ईच वन ऑफ आवर हाउसेज, आवर हाउसेज है, यहाँ पे हाउस हमारा क्या है, हमारा हाउस जो है ना नाउन है ना, तो कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, इसीलिए यहाँ पे ये हमारा नाउन कैसा हो गया, तो प्लूरल हो गया। अब मैं यहाँ पर देखिएगा आर लगा हुआ है, क्या यहाँ पे आर लगेगा, आप बताइए मुझे, लगेगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। आर का मतलब होता है क्या, प्रेजेंट टेंस होता है ना, प्रेजेंट टेंस होता है ना, आर का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस होता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करिएगा, इज करिएगा। यानी कि each one of our houses is to let। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एवरी सोल्जर एंड सेलर वर प्रेजेंट देयर, यानी कि प्रत्येक सोल्जर और प्रत्येक सेलर वहां पे उपस्थित थे, है ना। इस पार्ट में आप ये देख रहे हैं कि एंड के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, दो नाउन एंड के द्वारा जुड़ा हुआ है और फर्स्ट नाउन के पहले एवरी का यूज है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एवरी के बारे में, है ना। एवरी के बाद जब भी कोई नाउन आएगा, मैं बात कर रहा हूं नाउन की, जब भी कोई नाउन आएगा तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप कर दीजिए। सबसे पहले सिंगुलर नाउन का मतलब जो है ना अनकाउंटेबल में भी आप जा सकते हैं, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, है ना। ये एवरी की विशेषता है ना। चलिए अब यहाँ पे एंड के द्वारा दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ा हुआ है। अगर एंड के द्वारा ईच एंड एवरी आपस में जुड़े, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो यहां तक है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। या तो ईच के द्वारा या तो एवरी के द्वारा दो सब्जेक्ट, दो नाउन एंड के द्वारा जुड़े हो तो इनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। यानी कि यहाँ पे वर्ब लगा है, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज का प्रयोग हो जाएगा। किसका यूज होगा, तो वाज का यूज होगा। यानी कि आपको कहना पड़ेगा एवरी सोल्जर एंड सेलर वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लगा हुआ है एवरीवन। कह रहा है एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हिज zeal and another's enthusiasm। another's enthusiasm किस पार्ट में एरर है, तो सबसे पहले मैं आपको बताया एवरी के बारे में। एवरी के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वो नाउन हमारा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। ठीक है जी, चलिए एवरीवन के बाद भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है जी, यानी कि है, इज लगा हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए टू बी, मैं आपको बता रहा हूँ टू बी। टू बी का मतलब होता है, टू बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर्ड, WERD। इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा, इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा। और इम्प्रेस है, इम्प्रेस क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना,
आपको इसको चेंज करना होगा किस में, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में, और इम्प्रेस को आपको कहना पड़ेगा इम्प्रेस्ड, यानी कि इम्प्रेस ना होकर के हो जाएगा इम्प्रेस्ड, IMPRESSED, यानी कि पार्ट ए में एरर था। क्या एरर था, तो इज के बाद इम्प्रेस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्रेस्ड हो जाएगा। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, यहाँ पे आपके सेंटेंस में अगर बाय लगा हुआ है, BY, ये प्रपोजिशन है ना, अगर बाय के पहले अगर कोई वर्ब का यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ भाई, नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। अगर बाय के पहले अगर कोई वर्ब का यूज है, वो अगर वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो वो वर्ब हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा, है ना। और अगर बाय के बाद कोई वर्ब का प्रयोग हुआ है, या बाय के बाद अगर कोई वर्ब आया है, तो वर्ब हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म में रहेगा, यानी कि वर्ब प्लस ING में रहेगा। ठीक है जी, यानी कि अब हो जाएगा आपका सेंटेंस, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हिज जील एंड अनदर्स एंथुसियाज्म, है ना जी। ठीक है, यानी कि इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में पार्ट ए में एरर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई शेल राइट टू यू, है ना, आई शेल राइट टू यू, मैं तुमको लिखूंगा, है ना, मैं तुमको लिखूंगा, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आई विल भी होता ना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आई के साथ विल भी यूज होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हमारे इसी सेंटेंस की आगे पार्ट में व्हेन का यूज है। व्हेन के साथ कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है ना, यानी कि कह रहा है आगे, व्हेन आई शैल रीड इन बेंगलोर, व्हेन आपको कहना पड़ेगा जब मैं बेंगलोर में पढ़ता था, जब मैं बेंगलोर में पढ़ता, यानी कि आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा किसका, व्हेन के बाद आई रीड, ना कि आई शैल रीड। व्हेन के साथ गलती से भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं होता है। मॉडल वर्ब का मतलब शैल, विल, कैन में, कुड, शुड, वुड, माइट, है ना। चलिए, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ हो, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो भी इसे कमेंट करें, सर बहुत अच्छा लगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।